तंजावुर, तमिलनाडु, साल 2024। एक इंजीनियर खड़ा है, हाथ में लैपटॉप है, स्क्रीन पर 3D सॉफ्टवेयर चल रहा है। वो एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। सवाल ये है कि 1000 साल पहले बिना किसी क्रेन के, बिना किसी आधुनिक मशीन के 80 टन का एक पत्थर 60 मीटर ऊंचाई पर कैसे चढ़ाया गया। इंजीनियर का जवाब है, मुझे नहीं पता। ये बृहदेश्वर मंदिर है और इसे बनाने वाले का नाम था राजराज चोल। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है। ये उस शख्स की कहानी है जिसने बचपन में अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, जो खुद उस रात बाल बाल बचा, जिसने एक ऐसी नेवी बनाई जो अरब सागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक राज करती थी, जिसने श्रीलंका जीता, मालदीव जीता और दक्षिण पूर्व एशिया तक चोल का झंडा फहराया, जिसके दरबार में कवि थे, नर्तक थे, संगीतकार थे और जिसके बेटे ने गंगा नदी तक का इलाका जीत लिया। उत्तर में जब महमूद गजनवी सोमनाथ को लूट रहा था, उसी दौर में दक्षिण में एक ऐसी ताकत खड़ी थी जिससे टकराने की हिम्मत किसी में नहीं थी। ये है अरुमोलीवर्मन उर्फ राजराज चोल महान की कहानी। चलो शुरू करते हैं। आज से करीब 1100 साल पहले दक्षिण भारत में 3 बड़ी ताकतें थीं, चोल, चेर और पांड्य। इन तीनों में हमेशा जंग होती रहती थी, लेकिन 9वीं सदी तक चोल इतने कमजोर हो गए थे कि लगता था ये वंश अब खत्म हो जाएगा। तभी आया विजयालय 850 ईस्वी के आसपास, एक छोटे से इलाके का सरदार। लेकिन इस बंदे में बड़ा सपना था। उसने पल्लव और पांड्य के बीच की लड़ाई का फायदा उठाया और तंजावुर पर कब्जा कर लिया। यहीं से चोल साम्राज्य का नया अध्याय शुरू हुआ। विजयालय के बाद उसका बेटा आदित्य प्रथम आया। आदित्य ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। उसने पल्लव राजा पराजित को हराकर मार डाला। पूरे पल्लव इलाके पर कब्जा हो गया। आदित्य के बाद परांतक प्रथम, उसने पांड्य राजाओं को हराया, श्रीलंका पर हमला किया, केरल तक झंडा फहराया। लेकिन 949 ईस्वी में तक्कोलम की जंग में परांतक बुरी तरह हारा। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने उसे तोड़ दिया और इस हार में परांतक का बेटा राजादित्य मारा गया। परांतक इस सदमे से कभी नहीं उभरा। उसके बाद जो राजा आए, गंधरादित्य, अरिंजय, परांकेशरी, कोई भी चोल साम्राज्य को वापस उसकी ऊंचाई पर नहीं ले जा सका। और फिर 985 ईस्वी में गद्दी पर बैठा एक ऐसा राजा जिसने न सिर्फ चोल साम्राज्य को बचाया, बल्कि इसे भारतीय इतिहास का सबसे महान साम्राज्य बना दिया। उसका नाम था अरुमोलीवर्मन। दुनिया उसे राजराज चोल के नाम से जानती है। 947 ईस्वी, तंजावुर का शाही महल, एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया अरुमोलीवर्मन, मतलब मधुरवाणी वाला। पिता थे सुंदर चोल और अरुमोली तीसरा बेटा था। गद्दी का हकदार उसका बड़ा भाई था आदित्य कार्यकालन, बहादुर, तेजस्वी, हर किसी का चहेता। अरुमोली को कभी नहीं लगा था कि वो राजा बनेगा। और फिर वो रात आई, 969 ईस्वी। अंधेरे में कुछ परछाइयां महल की दीवारें फांदकर अंदर घुसीं। आदित्य को नींद से जगाया गया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसकी हत्या हो गई। बाहर से देखने पर महल शांत था, लेकिन अंदर अरुमोली के वफादार जान गए थे अगली बारी उसकी है। उस रात अरुमोली को महल से निकाला गया, तंजावुर से दूर एक गांव में छुपाया गया। महीनों तक वो वहीं रहा। उन महीनों में एक बच्चे ने जो देखा वो किसी को नहीं देखना चाहिए। उसने देखा था कि सत्ता की लड़ाई में खून का रिश्ता भी काम नहीं आता। उसने देखा था कि भरोसा करना कितना महंगा पड़ सकता है। और इन सब बातों ने अरुमोली को एक अलग ही इंसान बना दिया। वो वापस महल आया। अब उसका बड़ा भाई कुंदवई था, लेकिन कुंदवई में राजा बनने की इच्छा नहीं थी। तो गद्दी पर बैठे सुंदर चोल, अरुमोली के पिता। लेकिन सुंदर चोल कमजोर राजा था। साम्राज्य फिर से कमजोर पड़ने लगा। अरुमोली चुप नहीं बैठा। उसने अपने पिता से कहा, मुझे फौज दीजिए, मैं इन्हें ठीक करूंगा। सुंदर चोल ने हाँ कर दी। अरुमोली को युवराज का टाइटल मिला और एक छोटी सी फौज। उसने सबसे पहले उन लोगों को ढूंढा जिन्होंने उसके भाई की हत्या की थी। एक एक करके सबको सजा दी। फिर उन छोटे राजाओं को ठीक किया जो विद्रोह कर रहे थे। एक के बाद एक जीत। लोगों को समझ आने लगा, ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है। 985 ईस्वी में सुंदर चोल की मृत्यु हुई। गद्दी पर बैठा अरुमोलीवर्मन, उसने अपना नाम रखा राजराज चोल।
राजाओं का राजा। और अब शुरू होने वाला था एक ऐसा दौर जो इतिहास कभी नहीं भूलेगा। 985 ईस्वी। राजराज की उम्र करीब 38 साल, एक परिपक्व उम्र, और उसे पता था कि पहला कदम कहां उठाना है। उसने अपनी फौज को देखा। अच्छी थी, लेकिन काफी नहीं थी। राजराज को एक बात बचपन से पता थी, दक्षिण में जो ताकतवर बनना चाहता है उसे समुद्र पर काबू करना होगा, क्योंकि समुद्र के रास्ते व्यापार होता था और व्यापार से पैसा आता था। उसने हजारों जहाज बनवाए, नाविकों को प्रशिक्षण दिया और एक ऐसी नेवी खड़ी की जो उस दौर की सबसे घातक नौसेना थी। फिर उसने नजर डाली श्रीलंका पर। उस वक्त श्रीलंका में महेंद्र पंचम राज कर रहा था। कमजोर राजा, पूरे द्वीप में अराजकता, छोटे छोटे सरदार मनमानी कर रहे थे। राजराज ने एक परफेक्ट प्लान बनाया। 993 ईस्वी में सैकड़ों जहाजों का बेड़ा श्रीलंका की तरफ रवाना हुआ। जब चोल की नेवी श्रीलंका के तट पर पहुंची, वहां के लोगों ने जो देखा उसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। क्षितिज से क्षितिज तक जहाज ही जहाज। महेंद्र पंचम ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन चोल फौज की आंधी के सामने वो टिक नहीं पाया। अनुराधापुर, श्रीलंका की राजधानी, चोल के कब्जे में आ गई। लेकिन यहां राजराज ने एक काम किया जो हर आक्रमणकारी नहीं करता। उसने वहां के मंदिरों को नहीं तोड़ा, बौद्ध मठों को दान दिया, स्थानीय सरदारों को अपने प्रशासन में जगह दी। राजराज जानता था जमीन जीतना आसान है, दिल जीतना कठिन। श्रीलंका की जीत से दो बड़े फायदे हुए। पहला, बुद्ध के दांत का पवित्र अवशेष मिला, जो बौद्ध धर्म में सबसे पूजनीय चीजों में से एक है। दूसरा, दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापारिक रास्ता खुल गया और राजराज्य की नजरें अब उस रास्ते के आगे देख रही थीं। श्रीलंका जीतने के बाद राजराज ने अपना जनरल बुलाया, कृष्ण राय, बचपन का दोस्त, राजराज की तरह ही योद्धा। लेकिन जहां राजराज में राजनीतिक दिमाग था, वहीं कृष्ण राय में एक ऐसी सैन्य सूझ थी जो मैदान में किसी भी स्थिति को पलट सकती थी। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। अगला निशाना केरल। 998 ईस्वी। केरल में चैर राजा भास्कर राय वर्मन का राज्य था और उसके साथ थे पांड्य राजा। दोनों को डर था, अगर राजराज केरल जीत लेगा तो अगला नंबर उनका होगा। इसलिए दोनों ने मिलकर एक बड़ी संयुक्त फौज तैयार की। कन्नूर के पास मुकाबला हुआ। दोनों तरफ हजारों सैनिक थे, हाथी थे, घोड़े थे और खून की नदियां बह रही थीं। कृष्ण राय ने एक ऐसा दांव खेला जिसकी चैर फौज को उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी फौज को दो हिस्सों में बांटा। एक हिस्से को सामने से लड़ने भेजा, जानबूझकर थोड़ा पीछे हटते हुए। चैर फौज आगे बढ़ी और जैसे ही वो आगे आई, दाईं तरफ से कृष्ण राय की असली फौज ने हमला कर दिया। चैर फौज घिर गई। भास्कर राय वर्मन भाग गया। केरल का बड़ा हिस्सा चोल का हो गया। अब बारी थी पांड्य राजाओं की। अमर भुजंग बहादुर था, लेकिन अकेला था। एक के बाद एक शहर गिरते गए। मदुरई गिरा। पूरा पांड्य इलाका चोल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अब सामने था सबसे बड़ा दुश्मन, पश्चिमी चालुक्य। बादामी में सत्याश्रय राज करता था, वही चालुक्य वंश जिसने कभी पल्लवों को हराया था। 1004 ईस्वी। राजराज की फौज तुंगभद्रा नदी पार कर कर्नाटक में घुसी। सत्याश्रय ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कर्नाटक के मैदानों में दोनों फौजें आमने सामने आईं। जंग कई दिन चली। कभी चालुक्य भारी पड़ते, कभी चोल। एक दिन ऐसा आया जब राजराज की फौज का बायां हिस्सा टूट गया। चालुक्य फौज उस गैप से घुस आई। लगा शायद आज हार होगी, लेकिन राजराज ने उस पल जो किया वो एक महान योद्धा की पहचान है। उसने पीछे हटने का नाटक किया। चालुक्य फौज खुशी से आगे बढ़ी और जैसे ही वो बढ़ी, राजराज ने अपनी रिजर्व फौज को छोड़ दिया। चालुक्य फौज दो तरफ से घिर गई। सत्याश्रय को मैदान छोड़ना पड़ा, लेकिन यहाँ राजराज ने एक होशियारी का फैसला किया। उसने पूरे कर्नाटक पर कब्जा नहीं किया, सिर्फ दक्षिणी हिस्सा लिया। बाकी चालुक्य को छोड़ दिया, क्योंकि राजराज जानता था असली लड़ाई अभी बाकी थी और उसे अपनी ताकत दूसरी जगह लगानी थी। अब चोल साम्राज्य कन्याकुमारी से तुंगभद्रा तक फैल गया था। राजराज दक्षिण भारत का सबसे ताकतवर राजा बन चुका था। 1010 ईस्वी। राजराज के दरबार में एक दिन खबर आई, एक चोल व्यापारी का जहाज मलक्का के पास रोका गया था।
श्री विजय साम्राज्य के सैनिकों ने माल जब्त कर लिया था और व्यापारी को धमकी दी गई थी, दोबारा इधर आने की कोशिश मत करना। राजराज ने यह खबर सुनी और शांत बैठ गया। दरबारी समझ गए ये शांति खतरनाक है। उस दौर में दक्षिण पूर्व एशिया में श्री विजय साम्राज्य का राज्य था। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, पूरे इलाके पर, और सबसे बड़ी बात, मसालों के पूरे व्यापार पर इनका कंट्रोल था। चीन से जो जहाज भारत आते थे वो सब श्री विजय के रास्ते से गुजरते थे और श्री विजय हर जहाज से भारी टैक्स लेता था। राजराज ने अपने बेटे को बुलाया, राजेंद्र चोल, करीब 25 से 30 साल का, बहादुर, होशियार और अपने पिता की तरह महत्वाकांक्षी। राजराज ने कहा, बेटा, दुनिया में सबसे ताकतवर वो नहीं होता जिसके पास सबसे बड़ी जमीन हो। सबसे ताकतवर वो होता है जो समुद्र को काबू करता हो। श्री विजय ने हमारे व्यापारी को रोका है, इसका जवाब तुम दोगे। 1017 ईस्वी में राजेंद्र चोल एक विशाल नेवी लेकर रवाना हुआ। 1000 से ज्यादा जहाज, हजारों सैनिक, एशिया के इतिहास का सबसे बड़ा नौसैनिक अभियानों में से एक। राजेंद्र की नेवी पहले निकोबार द्वीप पहुंची, बेस बनाया, फिर आगे बढ़े। अंडमान, मलय प्रायद्वीप, हर जगह चोल का झंडा। जब श्री विजय के राजा संग्राम विजयोतक वर्मन को पता चला तो उसने अपनी पूरी नेवी भेजी। मलक्का झल्ड मरुमध्य में दोनों नौसेनाएं आमने सामने आईं। कल्पना करो वो नजारा, सैकड़ों जहाज, पानी पर धुएं के बादल, तीरों की बारिश, आग के गोले जहाजों पर गिर रहे हैं, लकड़ी जल रही है, पानी में लाशें तैर रही हैं और दोनों तरफ से युद्ध घोष गूंज रहा है। राजेंद्र ने अपने जहाजों को 3 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा सामने से गया, सीधा टकराव। दूसरा हिस्सा दाईं तरफ से घूमकर श्री विजय नेवी के पीछे आ गया। तीसरा हिस्सा बाईं तरफ से घेरने लगा। श्री विजय नेवी 3 तरफ से घिर गई। जब कोई रास्ता नहीं बचा, श्री विजय के जहाज भागने लगे। राजेंद्र ने पीछा किया। केदाह, पेनांग, सुमात्रा, एक के बाद एक। संग्राम विजयोतक वर्मन को बंदी बनाया गया, बाद में छोड़ा गया, लेकिन शर्त थी, अब से श्री विजय चोल का सहयोगी और चोल व्यापारियों को पूरी आजादी। राजेंद्र विजय के साथ तंजावुर लौटा और राजराज ने अपने बेटे को गले लगाया। उस पल हिंद महासागर चोल का था, अरब सागर से दक्षिण चीन सागर तक, मालदीव, लक्षद्वीप, निकोबार, अंडमान, सब चोल के। चोल व्यापारी अब बिना डर के दुनिया भर में व्यापार करते थे और तंजावुर में इतना सोना आने लगा कि राजराज को एक सवाल आया, इतने पैसे का करें क्या? और उसका जवाब था, कुछ ऐसा बनाओ जो 1000 साल बाद भी खड़ा रहे। 1003 ईस्वी राजराज ने अपने मुख्य वास्तुकार को बुलाया। नाम था कुंजर मल्लन राजराज पेरुंथचन। राजराज ने कहा, मुझे एक मंदिर चाहिए, लेकिन ऐसा मंदिर जो अभी तक किसी ने नहीं देखा, जिसकी ऊंचाई से तंजावुर का पूरा शहर दिखे, जिसका हर पत्थर एक कहानी कहे और जो 1000 साल बाद भी वैसा का वैसा खड़ा रहे। वास्तुकार ने कागज पर रेखाएं खींचनी शुरू की और जो डिजाइन बनी वो देखकर राजराज भी चौंक गया। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। हजारों मजदूर, सैकड़ों हाथी और पत्थर 50 किलोमीटर दूर से मंगवाए जा रहे थे। लेकिन असली सवाल था, 60 मीटर ऊंचे मंदिर के ऊपर 80 टन का पत्थर कैसे चढ़ाएंगे? राजराज के इंजीनियरों ने जो तरीका निकाला वो आज भी हैरान करता है। उन्होंने मंदिर के पास से एक ढलान बनाई, 6 किलोमीटर लंबी, धीरे धीरे ऊंची होती हुई, जैसे एक विशाल रैंप, और फिर हाथियों और रस्सियों की मदद से पत्थर ऊपर खींचे गए। एक पत्थर को ऊपर ले जाने में महीनों लग जाते थे। 7 साल में बना बृहदेश्वर मंदिर। मंदिर का मुख्य शिखर 60 मीटर ऊंचा है और इसके ऊपर एक कलश है, अकेले 80 टन का। आज भी इंजीनियर हैरान है। मंदिर के अंदर एक विशाल नंदी की मूर्ति है, एक ही पत्थर से बनी, 20 फीट लंबी। दीवारों पर 100 से ज्यादा शिव के अलग अलग रूप, नटराज, अर्धनारीश्वर, भैरव, हर मूर्ति एक कला का नमूना। और सबसे हैरान करने वाली बात, मंदिर के गुंबद की परछाई कभी जमीन पर नहीं पड़ती। दोपहर में जब सूरज बिल्कुल ऊपर होता है तब भी नहीं। वास्तुकारों ने ऐसा कोण बनाया कि परछाई हमेशा मंदिर के अंदर ही पड़ती है। 1000 साल पहले, बिना किसी कंप्यूटर के, 1010 ईस्वी में मंदिर का उद्घाटन हुआ। पूरे दक्षिण भारत से लोग आए,
राजा आए, कवि आए, कलाकार आए। राजराज ने मंदिर की दीवार पर एक विशाल शिलालेख लगवाया, तमिल भाषा में, जिसमें उसकी सारी जीतों का वर्णन था। वो शिलालेख आज भी वहां है। आज बृहदेश्वर मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर है। हर साल लाखों लोग आते हैं और सोचते हैं 1000 साल पहले कोई इतना परफेक्ट मंदिर कैसे बना सकता था। जवाब एक ही है, राजराज चोल। तंजावुर से 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था। वहां एक किसान था, नाम था मारण। उसके पास 3 एकड़ जमीन थी, उपजाऊ नहीं थी। बारिश कम हुई तो फसल नहीं होती थी, लेकिन पिछले राजाओं के जमाने में टैक्स एक ही दर से लगता था, चाहे जमीन उपजाऊ हो या न हो। मारण हर साल कर्ज में डूबता जा रहा था। फिर राजराज का एक अधिकारी उस गांव में आया। उसने जमीन नापी, मिट्टी देखी, पानी की व्यवस्था देखी और एक रिकॉर्ड बनाया। अगले साल मारण का टैक्स आधा हो गया था। उसने अधिकारी से पूछा, ऐसा क्यों? अधिकारी ने कहा, राजराज का हुक्म है, जिसकी जमीन कम उपजाऊ है वो कम टैक्स देगा, जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा देगा। मारण की आंखों में आंसू आ गए। यही था राजराज का असली प्रशासन। उसने पूरी एम्पायर का सर्वे करवाया। हर गांव की जमीन नापी गई, रिकॉर्ड किया गया और उसी हिसाब से टैक्स लगाया गया। साम्राज्य को मंडलों में बांटा। हर मंडल में वलनाडु, हर वलनाडु में गांव, हर स्तर पर एक जिम्मेदार अधिकारी और हर जगह राजराज के जासूस जो उसे हर चीज की रिपोर्ट देते थे। न्याय व्यवस्था में हर गांव में पंचायत, बड़े मामले जिला अधिकारी के पास और सबसे बड़े मामले खुद राजराज के पास। कानून सबके लिए बराबर था, अमीर हो या गरीब। लेकिन राजराज की सबसे बड़ी देन थी कला। उसके दरबार में कवि थे, संगीतकार थे, नर्तक थे। राजराज खुद संगीत का बड़ा शौकीन था। कहते हैं वो रोज शाम को दरबार में संगीत सुनता था। कर्नाटक संगीत को उसने नई ऊंचाइयां दी। भरतनाट्यम को राजराज के जमाने में सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला। बृहदेश्वर मंदिर में 400 से ज्यादा देवदासियां रोज नृत्य करती थीं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये भगवान की आराधना का एक तरीका था। तमिल साहित्य उसके जमाने में अपने चरम पर था और शिक्षा, हर बड़े मंदिर के साथ एक स्कूल, मुफ्त शिक्षा, तमिल, संस्कृत, गणित, खगोल शास्त्र। होशियार छात्रों को राजराज की तरफ से छात्रवृत्ति। राजराज ने अपनी बहन कुंदवई से हर बड़े फैसले पर सलाह ली। महिलाओं को मंदिरों में जाने, शिक्षा लेने और व्यापार करने की आजादी थी। तंजावुर का दरबार एक राजनीतिक केंद्र नहीं था, वो एक सभ्यता का केंद्र था। 1012 ईस्वी। राजराज की उम्र 65 साल के करीब हो चुकी थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, वो बृहदेश्वर मंदिर के सामने खड़ा था। उसने उस मंदिर को देखा जो उसने बनवाया था, उस शिखर को देखा जिसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ती थी। उसकी आंखों में कुछ था, शायद संतोष था, शायद थकान थी। उसने राजेंद्र को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने दक्षिण जीता है, तुम उत्तर जीतो। मैंने समुद्र जीता है, तुम जमीन जीतो। लेकिन एक बात याद रखना, राजा वो नहीं जो सिर्फ जंग जीते, राजा वो है जो अपनी प्रजा के दिल जीते। राजेंद्र ने अपने पिता के पैर छुए और वादा किया, पिताजी, मैं गंगा नदी तक पहुंचूंगा और पूरी दुनिया को बताऊंगा कि चोल कितने ताकतवर हैं। 1014 ईस्वी। राजराज चोल इस दुनिया से चले गए। उस रात तंजावुर में दिए नहीं जले। कांची में, मदुरई में, श्रीलंका में, जहां जहां चोल साम्राज्य था, लोग रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक राजा नहीं खोया था, उन्होंने अपना संरक्षक खोया था। राजराज के बाद राजेंद्र चोल ने अपना वादा पूरा किया। उत्तर की तरफ बढ़े, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और 1022 ईस्वी में गंगा नदी के तट पर पहुंचे। उन्होंने अपना टाइटल लिया, गंगाईकोंड चोल, गंगा को जीतने वाला चोल। और उन्होंने एक नई राजधानी बनाई, गंगाईकोंड चोलपुरम। वहां एक विशाल मंदिर बनवाया, लेकिन एक शर्त रखी, ये मंदिर बृहदेश्वर से थोड़ा छोटा होना चाहिए, क्योंकि बृहदेश्वर उनके पिता का बनाया हुआ था और कोई भी उससे बड़ा नहीं हो सकता। चोल साम्राज्य 300 साल और चला, लेकिन 13वीं सदी में पांड्य राजाओं ने फिर से सिर उठाया और 1279 ईस्वी में आखिरी चोल राजा राजेंद्र तृतीय को हराया गया। चोल साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन राजराज की विरासत कभी खत्म नहीं हुई। आज बृहदेश्वर मंदिर खड़ा है, वैसा का वैसा,
1000 साल बाद भी चोल कांस्य मूर्तियां दुनिया भर के म्यूजियम में हैं। नटराज की मूर्तियां, पार्वती की मूर्तियां, इतनी खूबसूरत कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। तमिल साहित्य में आज भी राजराज का नाम सम्मान से लिया जाता है। उसे पोन्नी सेल्वन कहा जाता है, कावेरी का बेटा। कल की कृष्णमूर्ति ने उस पर एक महान उपन्यास लिखा जो तमिल साहित्य की सबसे बड़ी रचनाओं में से एक है। राजराज चोल ने साबित किया, एक राजा सिर्फ योद्धा नहीं होता, वो एक निर्माणकर्ता होता है, एक कलाकार होता है, एक संरक्षक होता है। उसने तलवार चलाई लेकिन मंदिर भी बनाया। उसने जंग जीती लेकिन कला को भी बढ़ावा दिया। उसने समुद्र जीता लेकिन प्रजा के दिल भी जीते। आज जब हम बृहदेश्वर मंदिर देखते हैं, हम सिर्फ पत्थर नहीं देखते, हम राजराज का सपना देखते हैं। एक ऐसे राज्य का सपना जहां ताकत भी हो और कला भी, जहां योद्धा भी हो और कवि भी। राजराज चोल महान, समुद्र का सम्राट, पत्थर का कवि और चोल साम्राज्य का सबसे महान शासक। और दोस्तों, जब दक्षिण में चोल अपने साम्राज्य की ऊंचाइयों पर थे, उत्तर में एक नई ताकत उभर रही थी। एक ऐसा योद्धा जो 17 बार हारा लेकिन हार नहीं माना, जिसने अकेले मुगल, राजपूत और पठान सबसे लड़ाई की, जिसने गुरिल्ला युद्ध की नई परिभाषा लिखी, जिसने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया और जिसके नाम से आज भी महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा गर्व करता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठा साम्राज्य के संस्थापक। अगले वीडियो में जय भवानी, जय शिवाजी। सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी भेजो।